हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? सो टुडे इज़ 5th फेब। देखते हैं आज क्या है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत डिटेलिंग में कई चीज़ें, तो आप ध्यान से सुनिएगा। जैसे आप देख रहे होंगे, न्यू दिल्ली एक बिल लेके आ रहे हैं। पेज 3 पे था कि सेंट्रल इज प्लानिंग कि वो एक बिल लेके आए, क्योंकि कैबिनेट ने पास कर दिया है। वो बहुत ज़्यादा पावर्स देगा एलजी को ओवर दिल्ली गवर्नमेंट। आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। जो आप पॉलिटी में पढ़ेंगे, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन यूनियन टेरिटरी एंड सेंटर, या जो न्यू दिल्ली के साथ रिलेशन है, किसके पास क्या पावर है, उसी को बेसिक रखिएगा। उससे ऊपर कहीं मत जाइएगा। डोंट गो विद द न्यूज़। जब ये बिल आएगा, पास होगा, उसके बाद इसको वॉच किया जाएगा कि इसमें क्या प्रोविजंस हैं। एज ऑफ नाउ इन न्यूज़ को देख के अपने नोट्स को बड़ा बल्कि मत बनाइए। अभी इसके अंदर कुछ नहीं है ऐसा। जब होगा तब देखा जाएगा, ठीक है। और म्यांमार को लेके भी लोगों को चल रहा है। देखिए, म्यांमार को लेके मैंने बताया था कि हमारे जो उनके साथ 3 अग्रीमेंट्स हैं, वो इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। और मैं बहुत डिटेलिंग में म्यांमार का पढ़ रहा हूँ, तो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इंटरेस्ट के लिए पढ़िए, वैसे मत पढ़िएगा प्रीलिम्स के लिए। मैं प्रीलिम्स के लिए आपको सब कुछ निकाल के दे रहा हूँ। जैसे आज एक जो म्यांमार पे पूरा का पूरा आया हुआ था एडिटोरियल पे, उसमें से क्या निकलता है, जैसे बामर, क्योंकि वो म्यांमार की जो लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप है, जो सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, वो बामर कम्युनिटी है। याद रखिएगा, बामर अगर आता है कि बामर एथनिक ग्रुप बिलोंग्स टू विच कंट्री, ये चीज़ें निकलती है हमारे प्रीलिम्स के लिए। तो बामर जो है म्यांमार के अंदर है, और उनका ज़्यादातर नहीं, अगर 2 ऑप्शन भी दे रखे हो तो रिलीजन पूछ लेते हैं। तो रिलीजन कौन सा फॉलो करते हैं, वो बेसिकली सिंक्रेटिज्म। सिंक्रेटिज्म क्या होता है कि 2 रिलीजन्स को मिला के उन बिलीफ्स, मतलब 2 रिलीजन के बिलीफ्स को मिला के अपना एक रिलीजन बना लेना। तो उनके कौन कौन से 2 रिलीजन हैं जिनको मिला के बनाते हैं वो, एक तो बर्मीज का अपना जो फोक रिलीजन है, और एक बुद्धिज़्म, थेरावाडा बुद्धिज़्म, ठीक है। एक वो एनुअल पगोडा फेस्टिवल बनाते हैं। यही 3 चीज़ें याद करनी, और जो मैंने आपको 3 पहले बताई है म्यांमार से रिलेटेड, जो हमारा सितवे पोर्ट के साथ उनका एग्रीमेंट है, और वो जो रोड का एग्रीमेंट है, उसके अलावा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फालतू पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इंटरेस्ट से पढ़िए जो पढ़ रहे हैं। नोट्स को बल्कि मत कीजिएगा, जो होगा मैं अपने आप बताऊँगा। जैसे एक पेज 8 पे था तेजस के बारे में, HAL का। जो तेजस का हमने अपने पुराने लेक्चर में डिस्कस किया था, जितना लिमिटेड डिस्कस किया था कि वो इंडिजिनसली बनाया गया है या नहीं बनाया गया है। मतलब जैसे अगर क्वेश्चन आता है तो इंडिजिनसली है, ठीक है, मेक इन इंडिया का है। तो अगर कई बार क्वेश्चन आता है कि इट इज़ टोटली 100% इंडिजिनस, नहीं, वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि कितना कंपोनेंट उसके इंडिजिनस है, किसके बाहर से है। तो इसलिए जितना मैंने आपको नोट्स पहले बनाए हैं, अगर उनके उनको अंदर कुछ ऐड होना होगा, जैसे मैंने कल आपको बता दिया था कि स्टार ट्रीटी ऐड करो, कि अब ये इसको कंटिन्यू कर दिया गया है 5 साल के लिए, वो मैं आपको देता रहूँगा। बट उन नोट्स को बेफालतू में बल्कि मत कीजिए, रोज़ की रोज़ अपडेट लिख के। जितना मैं बता रहा हूँ उस पर स्टिक रहिए, बहुत है वो। एक गवर्नर की पावर को लेके पेज 8 पे था कि वो जो आप देख रहे होंगे तमिलनाडु के गवर्नर का चल रहा है कि वो फांसी दे सकता है, रोक सकता है। उसने कहा नहीं, प्रेसिडेंट रोक सकता है। देखिए, ये सिर्फ पॉलिटिक्स होती है। आपको पता है कि गवर्नर दो इज़ अ वेरी गुड, मतलब हम क्या कह सकते हैं उसके बारे में, कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, बट आपको पता है कि ज़्यादातर सेंटर का ही हाथ रहता है। सेंटर ही अपॉइंट करते हैं, तो उनको ही चलती है कि गवर्नर ने क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन से बिल रिजर्व करने हैं। तो उन चीज़ों को जो न्यूज़पेपर में आ रहा है, गवर्नर का जो ये सारा का सारा केस चल रहा है, वो आप अपने इंटरव्यू में बहस करने के लिए, किसी से जिरा करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। बट प्रीलिम्स के लिए जो गवर्नर का रोल आप अपनी पॉलिटी में लक्ष्मीकांत में पढ़ेंगे, उससे बियॉन्ड मत जाइएगा। उतना ही आपने करना है। ये सब चीज़ें वो होती हैं जो हम डेली के लिए मिर्च मसाला मिलता रहता है, न्यूज़पेपर वालों को भी और हम लोगों को भी, पढ़ने में मज़ा आए। बट आपने जो जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए उनको स्टिक रहना है, जो उनके बेसिक जो उन्होंने पॉलिटी में पढ़ा है, और कहीं मत जाइएगा। अच्छा, एक इंटरनेशनल पेज पे था, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑन थर्सडे कन्विक्टेड युगांडन। तो इसमें हमें इतना ज़रूरी नहीं है, बट फिर भी लिख लीजिए। कई बार ये कुछ कोई 4-5 सेलिब्रिटीज़ दे दिए, 4-5 सामने दे दिए, तो कुछ नहीं पता चलता। तो बेसिकली इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और एक हेग वाला, जो हम अपने पुराने लेक्चर में बहुत डिटेल में डिस्कस कराया था, हमने पूरा ग्राफ बनाया था, उसी के हिसाब से ही आपने तैयारी करनी है। उसके अलावा कुछ नहीं करना। बस याद रखना चाहो तो रख लो, ये डोमिनिक ऑंगवेन है जिसको कन्विक्ट किया है। इसको वाइट एंट भी कहते हैं। लिखना चाहो नेम्स प्लेसेस में लिख लो, नहीं लिखना चाहो ना लिखो। उसी में ये था ह्यूमन राइट्स वॉच क्या है, क्योंकि उसी ने सब केस का करा है। तो ह्यूमन राइट्स वॉच जो है इंटरनेशनल NGO है। मैंने आपको पहले ही बताया था, कल भी बताया, रोज़ बताता हूँ कि जब मैं ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस का बताता हूँ, मैं जान जान के लेके आ रहा हूँ ये, क्योंकि ताकि आपको पता चल जाए। आपको क्वेश्चन जब आए हर साल, अगर एक साल नहीं आया, जैसे मैं देख रहा हूँ 2020 में नहीं आया था ऐसा कोई क्वेश्चन, 100% 2021 में आएगा, क्योंकि ये 1-1.5 साल का गैप के बाद ये ज़रूर पूछते हैं। और ये 2 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, रिपोर्ट्स के बारे में
और एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, और वो जोड़ देते हैं ह्यूमन राइट्स वॉच 100% वो जोड़ के दे देंगे कि ये यूएन की वो है, ऐसा कुछ नहीं है, ये इंटरनेशनल एनजीओ है। तो जब भी आप ऐसा कुछ देखें तो उसको आपने कैसे क्वेश्चन करना है ये देख लीजिए बस, ठीक है। इसलिए मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ। और दो क्वेश्चंस अगर आपको लगे ना छोटी बात है, दो क्वेश्चंस मैं जब 2009 में रहा था, मैं सिर्फ आई थिंक 1.2 या 1.3 मार्क्स से रहा था। तो जो आदमी रहता है ना, जब जिसकी ट्रेन छूटती है ना कि वो 2 सेकंड लेट था, वो ट्रेन निकल गई, तो उसको पता होता है वैल्यू। तो जब आप एग्ज़ाम देते हैं ना, अभी आपको लगता है दो क्वेश्चंस क्या हैं, जब एग्ज़ाम देने बैठते हो तो आपको लगता है, जब आप देख के आते हो कि यार काश एक क्वेश्चन और ठीक हो जाता तो मैं कट ऑफ क्रॉस कर जाता। तो इसलिए जो मैं बता रहा हूँ उतना ही करिए, बेफालतू में अपने नोट्स मत बल्कि करिए, जो ज़रूरी चीज़ है वो करिए। एक वो फीचर्स पेज नहीं होते, उस पर आज ये आया हुआ था, थोड़ा सा अच्छा है ये, मैं क्योंकि ना 2-3 दिन से इसको मैं न्यूज़ में भी ऑब्जर्व कर रहा हूँ, इसलिए मैंने इसका बताया कि मुगल तमाशा जो है, मुगल तमाशा, तमाशा तो वैसे ही समझ गए होंगे, जो नुक्कड़ नाटक होते हैं उसको तमाशा बोलते हैं। तो मुगल तमाशा एक फोक डांस है, फोक वो है, एक इनका थिएटर टाइप होता है, कल्चरल आउटकम है कहाँ का, भद्रक। भद्रक याद करने की ज़रूरत नहीं है, उड़ीसा याद कर लेना कि उड़ीसा में होता है ये। और उड़ीसा जो था मुगल एम्पायर था, ठीक है। उसके बाद मराठास ने कर लिया था इस पर कब्जा 1751 में, ठीक है ना। मराठास टुक ओवर इन 1751, उससे पहले 200 साल मुगल के कब्जे में रहा। और ये मुगल तमाशा किसने क्रिएट किया था? पोइट थे बंसी बल्लभ गोस्वामी। अराउंड आप ये लिख लीजिए, मुगल तमाशा फोक डांस ओडिशा, सेकंड लिखिए बाय पोइट बंसी बल्लभ गोस्वामी 1780। अब ये बंसी बल्लभ गोस्वामी चाहे इतने इंपॉर्टेंट ना हो, 1780 ये लिख लीजिएगा। कई बार ना इनका नाम उठा के किसी के साथ कंपेयर कर देंगे, जैसे 2019 में क्वेश्चन था कि कबीर के जो गुरु थे वो ये थे। तो अगर आपके सामने अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप कह सकते हैं यार ये तो 1780 में हुए थे। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो लिख लीजिए जो मैं कह रहा हूँ आपको। और ये उड़ीसा किसका पार्ट था? मुगल की टेरिटरी थी, फिर मराठास ने टुक ओवर करा, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि करप्ट प्रैक्टिसेस भी दिखाते हैं मुगल एडमिनिस्ट्रेशन की, बड़े कॉमिकल मैनर में, ठीक है। और ये जो मुगल तमाशा है एक कम्युनल हार्मनी के लिए भी होता है, क्योंकि एक तो याद रखिएगा इसमें हिंदूज और मुस्लिम दोनों पार्ट लेते हैं, ठीक है। हिंदूज मुस्लिम बन के पार्ट लेते हैं, मुस्लिम हिंदू बन के पार्ट लेते हैं। और दोनों मतलब जैसे राजा आ रहे हैं तो मुस्लिम और हिंदू दोनों मिलके अल्लाह की वो भी गाते हैं और शिव जी का भी वो गाते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली कम्युनल हार्मनी को लेके भी है और करप्ट प्रैक्टिस को भी दिखाता है जो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे थी। ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा। तो ये आपका मुगल तमाशा कंप्लीट। और उसके बाद कई लोग सोचोगे मैंने कल क्यों नहीं बताया ये ग्रेटा थनबर्ग के बारे में। देखिए ये ऐसी चीज़ें ज़रूरी नहीं है। अब ज़रूरी क्या है, मैं को जब होगा मैं अपने आप आपको बता दूंगा, प्लीज़ डोंट डाउट ऑन मी। देखिए स्वीडिश, पहली बात हमें अगर ग्रेटा थनबर्ग के बारे में, जैसे मैं बता रहा था कि कुछ सेलिब्रिटीज़ ना 2000, देखिए लास्ट बता रहा हूँ, सेलिब्रिटीज़ का क्वेश्चन आया था 2009 के प्रीलिम्स में। उस टाइम आया था जब ये बहुत ज़्यादा चला था, तो उन्होंने 4 इधर ऑप्शंस दे दी थी, ए साइड में और बी साइड में, और हमें मिसमैच करना था। उसमें अन्ना हज़ारे का नाम दिया हुआ था जब वो इतने पॉपुलर नहीं थे। अब तो लोग जानते होंगे, जब इतने पॉपुलर नहीं थे, मतलब हम नॉर्थ वालों के लिए, हाँ महाराष्ट्र में बहुत पॉपुलर थे बट इधर नॉर्थ साइड में पॉपुलर नहीं थे। तो अन्ना हज़ारे, अरविंद केजरीवाल का नाम दे रखा था क्योंकि उन्होंने 2006 में एक अवार्ड जीता था, और 2-3 नाम और दो नाम और दे रखे थे। तो ऐसा क्वेश्चन एक 2009 में आया था, बट यू नेवर नो विद यूपीएससी की कब कुछ आ जाए। तो ग्रेटा थनबर्ग का अगर याद करना है तो इस ये जो कंट्रोवर्सी चल रही इसको रिलेटेड नहीं, हमें याद करना है। एक तो बहन जी बोलती बहुत हैं, तो चलो ये बेसिकली क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं, एक तो ये याद रखिएगा। इनको राइट लाइवलीहुड अवार्ड मिला था। अब हमारे लिए राइट लाइवलीहुड अवार्ड इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि क्या है कि है क्या राइट, क्योंकि कई बार कहीं से कहीं पूछ लेते हैं क्वेश्चन। तो राइट लाइवलीहुड अवार्ड जो है स्वीडन की ऑल्टरनेटिव नोबेल प्राइज़ है, ठीक है। हो सकता है ग्रेटा थनबर्ग को लेकर आप देख रहे होंगे एनडीटीवी पे भी, हर एक जगह न्यूज़ चैनल पे दिखा रहे हैं, थोड़ी बहस भी चल रही है, अलग अलग पॉलिटिशियंस को बुला के पूछा जा रहा है जैसे उनको बड़ा ज्ञान है। तो उसको ये भी कहा जा रहा है कि उसको राइट लाइवलीहुड अवार्ड मिला था, नोबेल के लिए भी कह रहे थे उसको पीस प्राइज़ दो। तो इसलिए हमें कई बार जब न्यूज़ में चल रहा है तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो हम सोचते हैं ना ये क्वेश्चन क्यों आया। तो इसलिए राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2019, इसको स्वीडन का ऑल्टरनेट नोबेल प्राइज़ भी कहते हैं, इन मैडम को मिला था। उसके बाद एडिटोरियल पे है पेंडेमिक रिस्पॉन्स का, जो याद होगा हमने पुराने लेक्चर्स में डिस्कस किया था। क्यों मैं आपको कहता हूँ कि एक न्यूज़पेपर स्टिक रही है। आपको याद होगा कि ये, अब मुझे याद नहीं है डेट कौन सी थी, हमने डिस्कस किया था कि मैंने आपको कहा था कि मैंने एक न्यूज़ में बड़ी अच्छी बातें सुनी हैं कि क्या मतलब जो लोगों को लग रहा था कि पेंडेमिक सिचुएशन में पुअर कंट्रीज़ गंदा करेंगी, वहाँ पे लोग ज़्यादा इन्फेक्शियस होंगे, मरेंगे ज़्यादा, बल्कि अमीर कंट्रीज़ में कुछ नहीं होगा, और उल्टा हुआ है। तो मैंने आपको इसके रीज़न्स भी बताए थे क्यों क्यों उल्टा हुआ है,
और वो देखिए आज वो न्यूज़पेपर में आया है, तो वो आज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने आपको वो पहले ही नोट्स बना दिए हैं, तो उनको बल्कि करने की ज़रूरत नहीं है। बल्कि इस न्यूज़पेपर में आज जितना भी आया ना, वो भी इतनी डिटेलिंग में नहीं आया। वो हो सकता है 1-2 दिन बाद आ जाए। तो ऐसा नहीं है कि किसी न्यूज़ में अगर वो 1 महीने पहले आया तो वो कहीं नहीं आएगा। न्यूज़ पेपर एक ही फॉलो कीजिए, रिलीजियसली फॉलो कीजिए। कल की न्यूज़ आज किसी में 2 दिन पहले आ जाती है, किसी में 2 दिन बाद आती है, आती ज़रूर है। और मैं वैसे तो 2-3 न्यूज़पेपर मैं वैसे भी पढ़ता हूँ। अगर मुझे कुछ ऐसा होगा कि दूसरे न्यूज़पेपर में आया है और वो कई दिन से रिपीट नहीं हो रहा है और इम्पॉर्टेंट है, तो मैं आपको अपने आप ही बता दूँगा। आपको इधर-उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो पैंडेमिक रिस्पॉन्स का जो हमने देखा था कि पुअर वर्सेस रिच कंट्रीज़ में क्या परफॉर्मेंस कर रहा है, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आपको इसमें और डिटेलिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने आपको उस टाइम बताया था, वो ही बहुत इम्पोर्टेंट है, वो ही करिए बस, दैट्स इट। उसके बाद एक बजट उसमें लेके वो स्मृति ईरानी का पूरा आया हुआ था कि प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना को लेके जो उन्होंने पूछा वो बेनिफिट्स ये वो जो उन्होंने प्रेजेंट किए अभी कल, क्योंकि सेशन चल रहा है तो कभी कुछ आएगा कभी कुछ आएगा। तो मगर हमारा देखना क्या है, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, ठीक है, ये मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम है 2000। आप क्या लिखिए, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, एरो मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम, एरो ऑल डिस्ट्रिक्ट्स, एरो 2017 1 जनवरी, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये ज़रूरी है। इसमें बेसिकली डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र करा जाता है, कैश बेनिफिट दिया जाता है प्रेग्नेंट वुमेंस को और लैक्टेटिंग वुमेंस को उनके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली, ठीक है, ताकि वो अपनी न्यूट्रिशियस, क्योंकि आपको पता है जब प्रेग्नेंट होती हैं लेडीज़ उनको न्यूट्रिशन ज़्यादा चाहिए होता है, ठीक है, और नौकरी पे वो जा नहीं पाती हैं, इसलिए उनकी न्यूट्रिशनल नीड्स को पूरा करने के लिए और उनको वेज लॉस जो कंपनसेट करने के लिए ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम है। कंडीशनल है बट, क्योंकि ये याद रखिए, इट इज़ अ कंडीशनल कैश बेस्ड ट्रांसफ़र स्कीम। तो इसमें कुछ कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस पे इतना घुसने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस ये कंडीशनल ट्रांसफ़र स्कीम है, ये याद रखिएगा। कैश ट्रांसफ़र, इसमें प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग वुमेन, इसमें एक्सक्लूड कौन है ये देखिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और पीएसयूज़ के एम्प्लॉयज़ जिनको ऑलरेडी ये पहले ही ऐसी बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं, इसलिए उनको ये उन लोगों को एक्सक्लूड किया गया है। और उनमें सिर्फ प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग वुमेन सिर्फ वो होंगी जिनका फर्स्ट चाइल्ड हो रहा है फैमिली में, याद रखिए फर्स्ट चाइल्ड, और जो 1 जनवरी 2017 के बाद हुआ है। फर्स्ट चाइल्ड 1 जनवरी 2017 के बाद 5,000 रुपये दिए जाएंगे आफ्टर, देखिए आफ्टर फुलफिलिंग सर्टेन कंडीशंस। मैंने बोल्ड में लिखा है, क्यों लिखा है, क्योंकि अगर क्वेश्चन आता है ना कि इट इज़ अ कंडीशनल बेस्ड कैश ट्रांसफर स्कीम, तो आप सोचेंगे यार कंडीशनल तो कुछ नहीं हो सकता, कंडीशनल क्या लगाएंगे इसमें, तो इसलिए याद रखिएगा इसमें सर्टेन कंडीशंस पूरी करनी है, इसलिए कंडीशनल है। इसमें 5,000 रुपये का बेनिफिट है, कहीं कहीं आप पढ़ रहे होंगे 6,000 रुपये का बेनिफिट है, वो 6,000 इसलिए है क्योंकि इसमें एलिजिबल जो बेनिफिशरी होंगे ना उनको जननी सुरक्षा योजना का भी लाभ मिलेगा, याद रखिएगा। उसमें जननी, अगर उनको जननी मिल रहा है तो ये भी मिलेगा, ये मिल रहा है तो जननी भी मिलेगा, तो इसलिए ऑन एन एवरेज 6,000 रुपये मिल जाते हैं। हम जननी सुरक्षा योजना देखना क्या है, ये इसमें नहीं था, तो ऐसे ही निकाला जाता है कि एक से दूसरे पॉइंट पे हम कैसे जाएं। जननी सुरक्षा योजना बेसिकली क्या था कि ताकि जो औरतें गांव कूचों में रहती है जिनकी डिलीवरी वो घरों में करा लेती हैं या प्रॉपर हाइजीनिक वेक में नहीं होती, जिससे उनकी मौत हो जाती है या जो बच्चा पैदा होने वाला था उसकी मौत हो जाती है, जिसको मैटरनल मोर्टेलिटी और इन्फेंट मोर्टेलिटी हम डिस्कस कर चुके हैं, वो ना हो, उस वजह से ये भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है और अंडर ये नेशनल हेल्थ मिशन है। तो इसलिए बच्चा प्रॉपर तरीके से पैदा हो, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो, कोई खतरा ना तो उनको हो, माँ को ना बच्चे को हो, इस वजह से ये स्कीम निकाली गई थी, जननी सुरक्षा योजना। और ये इसमें भी कैश असिस्टेंस दी जाती है, ठीक है। और इसमें जो द स्कीम ऑल्सो प्रोवाइड्स परफॉर्मेंस बेस्ड, कि जितनी भी आशा वर्कर्स हैं अगर वो प्रमोट करती हैं इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, कि अगर प्रॉपर हॉस्पिटल में जाके हो, प्रॉपर जिनके हाथ से होनी चाहिए उनके हाथ से हो, तो उनको स्कीम ऑल्सो प्रोवाइड्स परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स, उनको भी पैसे दिए जाते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद आज एडिटोरियल पे ही था ये थोड़ा सा ना अभी इतना इनएविटेबल शो डाउन जो ये ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे हो रहा है ना, रिहाना कर रही है, कभी कोई कर रहा है, तो बेसिकली अभी मेंस वालों के लिए भी बताता हूँ, क्योंकि मेंस में इस बार क्वेश्चन ज़रूर आएगा ये वाला, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ 100% आएगा, मेरे से लिखवा के लीजिए। कि मतलब जैसे ऐसे अगर किसी, ये नहीं होगा कि पर्टिकुलर ट्विटर पे जो हो रहा है, ये तो इंटरव्यू में पूछ सकते हैं, ये ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि किसी किसी कंट्री के अगर कुछ नेशनल डिज़ास्टर्स पे या नेशनल सिचुएशंस पे या नेशनल आउटकम्स पे या नेशनल लॉज पे
अगर वहाँ की लोकल डेमोग्राफी जो है अगर वो धरना दे रही है या प्रोटेस्ट कर रही है कुछ कर रही है, तो उसमें इंटरनेशनल लेवल पे भी लोगों को इन्वॉल्व होना चाहिए। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे इन्वॉल्व हो रही हैं, उनके ऊपर आप क्या रिएक्शन देना चाहेंगे? समझ रहे हैं आप बात को? जैसे यूएस के अंदर हुआ, यूएस कैपिटल में, तो हर एक कंट्री बोल रही है ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। जैसे लेक्को में हुआ था हांगकांग में, वैसे ही इंडिया में जो हो रहा है, तो हर एक कंट्री में से कोई ना कोई कुछ बोले जा रहा है, सेलिब्रिटीज़ बोल रही हैं, जो दो दे आर नॉट सो मच अवेयर अबाउट आर इशू। दे माइट बी राइट, दे माइट बी रॉन्ग, बट उनको इतना नहीं पता है जितने जिस हिसाब से वो लोग ट्वीट कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया पे हेटरेट फैला रहे हैं, या वो क्या वजह है? जैसे हमारी गवर्नमेंट कह रही है वो खालिस्तानी वाले हैं, या वो लोग उनको खालिस्तानी वाले उनको फंड दे रहे हैं, जो गवर्नमेंट कह रही है। तो ये याद रखिएगा कि ये चीज़ों पे अभी प्रॉपर इसको पढ़ते रहिएगा अभी, मगर उसके ऊपर ना प्रॉपर आर्टिकल नहीं आया है कि जिससे आप एक अपना व्यू बना सकें, क्योंकि आपको तो बैलेंस्ड व्यू रखना है। ठीक है, आप किसानों साथ जाइए चाहे गवर्नमेंट साथ जाइए, आपको एक बैलेंस्ड व्यू रखना है एज अ ब्यूरोक्रेट। तो ये याद रखिएगा, अभी तक उसमें के लिए कोई परफेक्ट अभी आर्टिकल नहीं आया है, बट एक आर्टिकल में ये जो था ना कि 69A के अंदर, आईटी एक्ट के अंदर इन्होंने डायरेक्ट किया है ट्विटर को कि अपने हैंडल्स हटाइए, क्योंकि इस एक्ट में कहते हैं विच इट कैन डायरेक्ट और इंटरमीडिएट टू ब्लॉक एनी इंफॉर्मेशन फॉर पब्लिक एक्सेस इन द इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी और डिफेंस ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट्स, फ्रेंडली। अगर हमारे सिक्योरिटी से रिलेटेड है या कोई भी ऐसी पोस्ट आई है जो हमारे रिलेशंस ख़राब कर सकती है फॉरेन स्टेट के साथ, तो वो सेक्शन 69A के अंदर उनको नोटिस भेज सकते हैं कि वो अपनी पोस्ट हटा दीजिए। ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि इस एक्ट के अंदर ट्विटर को भी भेजा गया है। इसी एक्ट के अंडर जो हमने, ये इंपॉर्टेंट क्यों मैंने बताया है, क्योंकि आपको पता है जब बड़ा हल्ला उल्ला हुआ था, जब चाइनीज़ ऐप्स को वो हमने बैन किया था, तो याद रखिएगा वो इसी सेक्शन के अंदर हमने चाइनीज़ ऐप्स को बैन किया है। तो जो चाइनीज़ ऐप्स बैन हुई हैं वो भी सेक्शन 69A में हुई हैं, वो भी। और ये जो ट्विटर को हम मना करते हैं या फेसबुक को कहते हैं अपनी पोस्ट हटाइए, कई बार पूछ सकते हैं कि हम जो सोशल मीडिया को कहते हैं तो वो किस एक्ट के अंदर आता है? वो आता है सेक्शन 69A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। अगर कुछ ऐसा आर्टिकल होगा तो मैं आपको खुद बता दूंगा कि इसको थोड़ा सा अच्छी तरह रीड कर लीजिए, जो आपके लिए मेंस में, अगर इस बार मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ ये क्वेश्चन आएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो रहा है कि जहाँ भी हम देख रहे हैं कि कहीं भी अगर एक पर्टिकुलर किसी कंट्री में, आप देखिए म्यांमार को में जो हो रहा है उसको लेके भी हर एक कंट्री अपने अपने व्यूज़ दे रही है, और वो होता भी है। ग्लोबलाइज हम इतने हो चुके हैं कि हम एक दूसरे के ऊपर, वी आर ऑल इंटरडिपेंडेंट। तो अगर एक जगह भी कुछ नुकसान होगा तो वो कहीं ना कहीं हमें इम्पैक्ट करेगा। तो क्योंकि इससे अगर देखिए, अगर हमारी एग्रीकल्चर बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं वो किसी और कंट्री के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट हमारा इम्पैक्ट करेगी। अगर एग्रीकल्चर को नुकसान होगा तो किसी और कंट्री के साथ हमारी एक्सपोर्ट इंपोर्ट को इम्पैक्ट करेगी। तो हर चीज़ में हम इकोनॉमिकली इतना ज़्यादा हम एक दूसरे के ऊपर जुड़ चुके हैं कि हम इंटरडिपेंडेंट हैं हम सब एक दूसरे के ऊपर। तो हर आदमी इकोनॉमिकली देखा जाए तो बिल्कुल ठीक बात है कि जैसे गीता में लिखा है वासुदेव कुटुंबकम, वो वाला हाल हुआ हुआ है। चाहे हम इमोशनली इतने अटैच ना हो किसी के साथ, तो अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन इस बार ज़रूर आएगा, क्योंकि कहीं भी नेशनल पॉलिटिक्स को लेकर कुछ हो रहा है तो इंटरनेशनल ग्राउंड पे उसके बहुत ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, कभी कोई पॉजिटिव किसी के नेगेटिव। उस पर अगर कुछ अच्छा सा आर्टिकल आएगा ना तो हम लोग डेफिनेटली डिस्कस करेंगे, सब कुछ डिस्कस करेंगे। वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम, बहुत आर्टिकल्स आएंगे उस टाइम तक। अभी जितना मैंने आपको बताया है सिर्फ उतना पढ़िए, जिस हिसाब से बताया उतना ही करिए। इधर उधर ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। अपना फोकस थोड़ा जो है इस टाइम पेपर्स पे रखिए, इधर उधर का मिर्च मसाला पे मत रखिए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय।